हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगी कॉस्ट। देखिए, कॉस्ट के बारे में अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स में, तो कॉस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, स्पेशली जब हम फर्दर टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, तो कॉस्ट आपका बेस बनेगा वहां पे। तो कॉस्ट के बारे में इन डिटेल आपको पता होना चाहिए, एंड दिस इज द टॉपिक जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नेट के पेपर में। नेट के पेपर में अगर हम बात करें तो कॉस्ट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप पीवाईक्यूज को प्लीज देखिए। मैं आपको बहुत बार बोलती हूँ कि पीवाईक्यूज को एनालाइज करिए। पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप स्पेशली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर आपको मेरे साथ नेट के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, तो चैनल के ऊपर ज्वाइन बटन पे आप क्लिक करके मेंबरशिप एक्सक्लूसिव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। 89 रुपी पर मंथ फी है। तो वहां पे हम टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज को सॉल्व करते हैं। जब पीवाईक्यूज को सॉल्व किया जाता है तो काइंड ऑफ आपकी रिवीजन भी हो जाती है। ठीक है, पीछे का हम पूरा रीजन डिस्कस करते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही ये जो पीडीएफ है आज की क्लास की, वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप इकोनॉमिक्स विद दीप्ति में मिल जाएगी, तो आप वहां जाकर इसका एक्सेस ले सकते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, जब हम कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, आप सबको पता है जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें पैसा चाहिए। अब कितना पैसा लगेगा टू प्रोड्यूस सर्टन क्वांटिटी? मतलब अगर मुझे 100 यूनिट्स ऑफ दिस पेन प्रोड्यूस करने हैं, तो 100 यूनिट्स ऑफ दिस पेन को प्रोड्यूस करने के लिए सर्टन कॉस्ट होगी। तो यहाँ पे हम जब कॉस्ट फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस आउटपुट और कॉस्ट के बीच में हम बात कर रहे हैं। किसके बीच में बात कर रहे हैं? कॉस्ट और आउटपुट के बीच में। जैसे हम प्रोडक्शन फंक्शन में इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन देखते थे, लाइक वाइज कॉस्ट फंक्शन में हम क्या देखते हैं? कॉस्ट फंक्शन में हम कॉस्ट और आउटपुट के बीच में रिलेशन देखते हैं। अब देखिए, जब भी हमें प्रोडक्शन करना है, हम किसी भी कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, आप एक प्रोड्यूसर हो, तो आप क्या चाहोगे? आप चाहोगे हम लोग क्या करें? हम मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट के अंदर प्रोडक्शन करें। हमें जो कॉस्ट पड़े क्या हो, वो सबसे कम हो। लेट्स से आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों को एक घर बनाना है। जब आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हो घर की, तो आप लोग लेट से टाइल्स लेने गए मार्केट के अंदर। जब आप टाइल्स लेने गए मार्केट के अंदर, आप 2 या 3 वेंडर्स के साथ मिल रहे हैं। अब आप कहाँ से फाइनलाइज करेंगे? जो आपको बेस्ट पॉसिबल रेट देगा, मतलब मिनिमम कॉस्ट देगा। जो आपको मिनिमम कॉस्ट के ऊपर रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा, तो वहीं पे आप जाकर क्या करेंगे? फाइनलाइज करेंगे कि मुझे इस वेंडर के साथ काम करना है, मुझे इस पर्टिकुलर वेंडर के साथ काम करना है। क्यों इस पर्टिकुलर वेंडर के साथ काम करना है? बिकॉज जब भी मुझे प्रोडक्शन करना है, मैं चाहूंगी कि मेरी पॉकेट से कम पैसा निकले। कम से कम पैसा निकलने का मतलब ही क्या है? मिनिमम कॉस्ट। तो जब हम कॉस्ट फंक्शन के बारे में बात करते हैं, पहली चीज, ये किसके बीच में रिलेशन है? कॉस्ट फंक्शन कॉस्ट और आउटपुट के बीच में रिलेशन है। बट हमारी जो कॉस्ट है, वो हम क्या चाहते हैं? इट शुड बी मिनिमम। हम क्या चाहेंगे? मिनिमम। ठीक है। अब जब हम कॉस्ट फंक्शन की डेफिनेशन को पढ़ते हैं, तो सी इज द टोटल कॉस्ट। सी इज बेसिकली द टोटल कॉस्ट एंड क्यू इज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। लेकिन याद रखना, कई जगहों पे टोटल कॉस्ट लिखा होगा, कई जगहों पे मिनिमम कॉस्ट लिखा होगा। ये समझने वाली चीज है। कॉस्ट हमेशा क्या होती है? कॉस्ट हमेशा हम लोएस्ट कॉस्ट में प्रोडक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? आई होप आपको बेसिक समझ आया। प्लीज नोट डाउन द डेफिनेशन। A cost function represents the minimum cost of producing different level of output given input prices and production technology. बिकॉज हमें पता है कि जब भी हम प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन करते समय हमारे पास जितने भी इनपुट्स हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर मुझे घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए अगर मैं टाइल्स लेने जा रही हूँ मार्केट के अंदर, तो टाइल्स के प्राइसेस ऑलरेडी फिक्स है। ठीक है, मल्टीपल वेंडर्स अलग अलग प्राइसेस में दे रहे हैं, लेकिन जो मेरे टायर्स है उसके प्राइसेस एमआरपी में ऑलरेडी फिक्स है। ठीक है, इस समय तो नहीं फ्लक्चुएशन आएगा एकदम से इकोनॉमी के अंदर। तो प्राइसेस ऑलरेडी हमें पता है इनपुट्स की। मेरे पास क्या प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, मुझे वो भी पता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसी के बारे में बात कर रहे हैं। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड कॉस्ट इनकर्ड
ठीक है। और मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं, C इज इक्वल टू एफ ऑफ क्यू, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। आई होप आपको समझ आया। जहां पे C इज व्हाट, C इज द टोटल कॉस्ट, C मेरा क्या है, C इज टोटल कॉस्ट एंड Q इज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। आई होप आपको कॉस्ट फंक्शन क्या है समझ आया। अब हम वापिस से जो पढ़ा हुआ है उस पर जाते हैं। जब मैं आपके साथ प्रोडक्शन के बारे में बात कर रही थी, ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रही थी, तो ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन पे मैंने आपके साथ एक इक्वेशन लिखी थी, MRTS LK इज इक्वल टू W/R। हम लोग बोलते थे कि दिस इज द ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन जो प्रोड्यूसर यूज करेगा। बेसिकली ये जो ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन है हम लोग बोल रहे हैं, ये क्या है, इट इज ऑल्सो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, हम कैपिटल और लेबर को इस तरीके से यूज कर रहे हैं कि हमें इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन के लिए क्या पड़ रहा है, कम से कम कॉस्ट पड़ रही है, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन है। तो आपको आज एक चीज और समझ आई, जब हम प्रोडक्शन के अंदर ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन मुझे क्या दे रहा है, मुझे दे रहा है लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। क्लियर, रिलेट कर पा रहे हैं। अब जब हम MRTS LK is equal to W/R लिखते थे, दिस implies MPL upon MPK is equal to W/R। Am I right here? ठीक है, मैंने आपको ये डिटेल में पढ़ाया हुआ है, पुराने लेक्चर्स को रिवाइज कर लेना। दिस implies MPL upon W is equal to MPK upon R। बेसिकली हम इस कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो चाहे आप कंडीशन नंबर 1 लिखिए, ये वाली लिखिए, चाहे आपको ये कंडीशन दी हो, चाहे आपको ये कंडीशन दी हो, मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लिखी स्टार्टिंग वाली, आपको तीनों में से कोई भी कंडीशन दी हो, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन लिख भी ली, MRTS इज इक्वल टू W/R। अब कई जगहों पे क्या लिखा होगा, हो सकता है आपको एग्जामिनर इस तरीके से दे दे, वो भी गलत नहीं होगा। वाई, बिकॉज प्राइस ऑफ लेबर इज व्हाट, प्राइस ऑफ लेबर इज द W, दैट इज द वेज रेट, एंड प्राइस ऑफ कैपिटल इज द रेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम R से डिनोट कर रहे हैं। आई होप आपको समझ आया। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर हुआ। अब हम लोग जब इस कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये तो आपको समझ आ गया कि एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। प्लीज नोट डाउन, इफ hiring 3 laborers and 2 machine costs 1,000 rupees and produces 100 units, while another combination costs 1,200 for the same 100 units, तो आप मुझे बताइए कि हमारे लिए इस समय बेटर कौन सा होगा। हम लोग बोल रहे हैं अगर मुझे 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट बनाने हैं तो मैं दो तरीके से बना सकती हूँ, 3 यूनिट ऑफ लेबर प्लस 2 कैपिटल। ठीक है, ये मुझे क्या 1,000 रुपए का पड़ रहा है। और दूसरा कॉम्बिनेशन है लेट से, जिसमें 2L प्लस 3K हम यूज कर रहे हैं, लेकिन जो मुझे कॉस्ट आ रही है दैट इज 1,200 रुपीज। तो आप मुझे बताइए, आपको अगर मैं बोलूं कि आपको प्रोडक्शन करना है, आप कौन सा फर्स्ट कॉम्बिनेशन यूज करेंगे या सेकंड कॉम्बिनेशन यूज करेंगे? डेफिनेटली आप कॉम्बिनेशन नंबर 1 के लिए जाएंगे, आप इस कॉम्बिनेशन के लिए जाएंगे। क्यों? बिकॉज ये कॉम्बिनेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। क्लियर, यहां तक समझ आया। अब हम बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी की। देखिए, जब हम टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं, पहली चीज दिमाग में क्या आनी चाहिए, ये हम इंजीनियर्स पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। किसके पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं? इंजीनियर्स पर्सपेक्टिव से। अब इंजीनियर पर्सपेक्टिव और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में फर्क होता है। जब हम इंजीनियर पर्सपेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि कोई भी इनपुट जो है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, नो इनपुट इज वेस्टेड। ये हम किसके बारे में बात करेंगे? इंजीनियर्स पर्सपेक्टिव में अंडर द टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी। लेकिन जब हम इकोनॉमिक एफिशिएंसी इकोनॉमिस्ट पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, तो हमारा फोकस किस पे है? हमारा फोकस कॉस्ट पे है। दैट्स वाई जब हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं, हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? इकोनॉमिक एफिशिएंसी पे। इट्स नॉट लाइक दैट कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी में हम हमेशा टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी के बारे में बात नहीं करते।
लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, देयर आर सर्टेन इंस्टांसेस जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी तो होती है लेकिन इकोनॉमिक एफिशिएंसी नहीं होती, या इकोनॉमिक एफिशिएंसी होती है लेकिन टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी नहीं होती। मैं एग्जांपल दूंगी अभी आपको। तो जब हम टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहे हैं तो पहली चीज दिमाग में क्या आएगी, यहाँ पे हम इंजीनियर्स पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं, नो इनपुट इज वेस्टेड। जब मैंने बोला नो इनपुट इज वेस्टेड, इसका मतलब क्या है, यू कैन नॉट प्रोड्यूस मोर आउटपुट विदाउट इंक्रीजिंग इनपुट्स। अब यहाँ पे अगर हमारे पास दो मेथड्स हैं, मेथड ए और मेथड बी। मेथड ए में हम 5 वर्कर और 2 मशीन्स को यूज कर रहे हैं टू प्रोड्यूस 100 यूनिट, और मेथड बी है जिसमें हम 6 वर्कर्स और 2 मशीन्स को यूज कर रहे हैं टू प्रोड्यूस द सेम 100 यूनिट। आप मुझे बताइए, यहाँ पे आपने +1 करने की जरूरत ही नहीं है। तो जब हम इस चीज के बारे में बात करेंगे, हम बोलेंगे कि जो मेथड ए है दैट इज टेक्नोलॉजिकली मोर एफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे इन द सेकेंड मेथड हमारा 1 वर्कर जो है वो वेस्ट हो रहा है। क्लियर। लेकिन जब हम इकोनॉमिक एफिशिएंसी पे बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी पे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, इन इकोनॉमिक एफिशिएंसी हम लोएस्ट इकोनॉमिक कॉस्ट पे बात कर रहे हैं, हम प्राइसेस को कंसीडर कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज जो ध्यान में रखनी है, आप जो मेथड यूज कर रहे हैं हो सकता है वो टेक्नोलॉजिकली एफिशिएंट ना हो, ठीक है, वो टेक्नोलॉजिकली एफिशिएंट ना हो, लेकिन हमारे लिए क्या हो, हमारे लिए वो कॉस्ट इफेक्टिव हो। जैसे एक एग्जाम्पल लेंगे, हमारे पास दो मेथड्स हैं ए और बी। ए मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 यूनिट्स ऑफ लेबर प्लस 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल यूज कर रहे हैं। मेथड बी में हम 6 यूनिट्स ऑफ लेबर और 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल यूज कर रहे हैं। आप लोग मुझे बताइए, अगर आप मेथड ए के बारे में बात करें, यहाँ पे हमारे एज कंपेयर टू मेथड बी रिसोर्सेज कम लग रहे हैं, 6 रिसोर्सेज लग रहे हैं, लेकिन मेथड बी के अंदर हमारे 8 रिसोर्सेज लग रहे हैं। तो टेक्नोलॉजिकली एफिशिएंट कौन सा होता, मेथड ए होता। लेकिन हमारे लिए हो सकता है मेथड बी जो है वो इकोनॉमिकली एफिशिएंट हो। वो कैसे देखेंगे, अगर हम कॉस्ट को इंक्लूड करें, और मैंने बोला अगर हमारा जो वेज है, लेट से हमारा वेज जो है दैट इज 100 रुपीज पर लेबर, मुझे कितना पे करना पड़ रहा है, 100 रुपीज, और रेंट जो है कैपिटल का दैट इज लेट से 500 रुपीज। ठीक है, इसके बेसिस पे जो मुझे टोटल कॉस्ट पड़ेगी बाय यूजिंग मेथड ए वो कितनी होगी, 2 into 100, 200 प्लस 5 4 4 5 2 2000 2200। तो मेथड ए में मुझे 2200 की कॉस्ट पड़ रही है, लेकिन अगर मैं मेथड बी को कंसीडर करूं तो 600 प्लस 1000 इट कम्स टू बी 1600। तो कम कॉस्ट कहाँ पड़ी, मेथड बी में। लेकिन हमने क्या देखा, मेथड बी विच इज नॉट टेक्नोलॉजिकली एफिशिएंट, लेकिन वो क्या है, इकोनॉमिकली एफिशिएंट है। तो आप किस मेथड की तरफ जाएंगे, आप डेफिनेटली मेथड बी की तरफ जाएंगे। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, हम मेथड बी को ऑप्ट करेंगे जब हम इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। तो अभी तक आपके दिमाग में एक चीज क्लियर होनी चाहिए, जब भी मैं इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से बात करूंगी, हम किसके बारे में बात करेंगे, वो कॉस्ट कॉम्बिनेशन चूज करेंगे जो हमें लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन में प्रोडक्शन करके देगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में अगर हम बात करें ना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। हम बहुत जगहों पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पढ़ते हैं, और यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लीज रीड इट। पहले मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसको। देखिए, जब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, लेट से अगर मैं अपने बारे में बात करूं, मेरे पास अगर दिन में टाइम है, ठीक है, या तो मैं ऑनलाइन पढ़ा सकती हूँ, या मैं क्या कर सकती हूँ, ऑनलाइन की जगह मैं कहीं जाके ऑफलाइन पढ़ा सकती हूँ। अगर मैंने ऑप्ट किया कि मैं यहाँ बैठकर यूट्यूब में पढ़ा रही हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, तो कोई ना कोई तो कॉस्ट मैं बेयर कर रही हूँ ना। अगर ऑफलाइन में जाती तो वहां पे भी मुझे पेमेंट मिलनी थी। तो मैंने क्या किया, मैंने चूज किया कि ऑनलाइन में पढ़ाऊंगी, मेरे लिए ऑनलाइन में पढ़ाना बेटर है। लेकिन समहाउ अगर मेरे पास रिसोर्सेज नहीं होते ऑनलाइन में पढ़ाने के लिए, पेन टेबलेट नहीं होता, वाईफाई सिस्टम नहीं होता, तो मैं ऑनलाइन में नहीं पढ़ा सकती थी। अब यहाँ पे मैं ऑनलाइन में पढ़ा रही हूँ बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज, बिकॉज ऑफ द थिंग्स।
अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कुछ ना कुछ एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट छोड़ी, मेरे को कुछ ना कुछ बेस्ट ऑल्टरनेट छोड़ना पड़ा। अगर ऑनलाइन मेरे पास रिसोर्सेज खत्म हो जाए तो मैं क्या करूंगी, अगर लेट से यहाँ पे इंटरनेट शटडाउन की सिचुएशन आ जाए स्टेट के अंदर, तो हम मैं क्या करूंगी, मैं कहीं ना कहीं यहाँ से उठ के ऑफलाइन में पढ़ाना स्टार्ट करूंगी। तो मैं बेसिकली क्या कह रही हूँ कि मेरे लिए जो इस समय सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेट था दैट इज ऑफलाइन। सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेट वो क्या है मेरे लिए, ऑफलाइन पढ़ाना। तो सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेट मेरे लिए ऑफलाइन पढ़ाना है, तो इसका मतलब मुझे कुछ कॉस्ट पड़ी इन द फॉर्म ऑफ लीविंग द ऑफलाइन अपॉर्चुनिटी। तो हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, इट इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज फॉरगॉन व्हेन अ चॉइस इज मेड। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अगर ऑनलाइन में पढ़ा रही हूँ तो मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ाने जा रही, ठीक है, तो वो मुझे कॉस्ट पड़ रही है, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बेसिकली हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या बात करते हैं, जो सेकंड चॉइस हमने छोड़ी उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप एट अ टाइम दो चीजों को अवेल नहीं कर पाओगे। अगर मैं लेट से यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ बैठ के, सेम टाइम पे मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ा पाऊंगी ना। तो सेम टाइम पे अगर मैं ऑफलाइन जाकर नहीं पढ़ा पा रही, तो वहां पे ऑफलाइन इज व्हाट, ऑफलाइन इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर मी, जो मुझे छोड़ना पड़ा। दैट इज बेसिकली द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज फॉरगॉन व्हेन अ चॉइस इज मेड। इट रिफ्लेक्ट्स द रियल इकोनॉमिक कॉस्ट। क्लियर। अब यहाँ पे हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट के बारे में बात करेंगे और इम्प्लिसिट कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट के बारे में अगर हम बात करें, मैं ऑनलाइन में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अगर मैं ऑनलाइन में पढ़ा रही हूँ, लेट से मुझे मैं 20K अ मंथ अगर अर्न करूँ, ये क्या हुई, ये मुझे एक्चुअली मॉनिटरी पेमेंट मिल रही है दैट इज 20,000 रुपीज। तो ये हम कहेंगे ये 20,000 क्या है, दिस इज माई एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्चुअल मॉनिटरी पेमेंट मेड बाय अ फर्म। लाइकवाइज पहले एग्जाम्पल पढ़ लीजिए। एग्जाम्पल में हम क्या बोलते हैं, वेजेस पेड टू वर्कर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एक्सेट्रा। जो भी मॉनिटरी टर्म्स में हम बात करेंगे दैट इज व्हाट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। नाउ इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या है, अगर मैं, मेरे पास लेट से एक लैंड है, लैंड के ऊपर मैंने क्या किया, मेरे पास लेट से ये रूम है जहां पे मैं आपकी क्लासेस ले रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे अपना छोटा सा सेटअप रखा जिसमें मैं आपकी क्लासेस ले रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्लासेस नहीं लेती, मेरे पास ये स्पेयर रूम होता, तो मैं रेंट पे भी तो चढ़ा सकती थी ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो रेंट मैंने छोड़ दिया, जो मुझे नहीं मिल रहा है, दैट इज माई इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट बेसिकली क्या है, इट इज द नॉन मॉनिटरी कॉस्ट, द वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज ओन्ड बाय द फर्म एंड यूज इन प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, foregone salary if the owner runs their own business instead of working elsewhere। जैसे मैंने आपको ऑफलाइन मैंने बताया, अगर मैं ऑफलाइन पे काम नहीं कर रही तो वो पैसा मैं छोड़ रही हूँ ना। अब जब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑलवेज इंक्लूड्स एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्लियर। अब हमारा आता है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट का मतलब है ये पास्ट की कॉस्ट है। लेट से अगर एक फर्म है, उसने क्या किया, 5 लाख रुपीज स्पेंड किए ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लेकिन फेल हो गई। जिस प्रोजेक्ट में वो काम कर रही थी, वो प्रोजेक्ट अगर फेल हो गया, तो 5 लाख रुपए हम क्या बोलेंगे, 5 लाख रुपए उसके डूब के। तो ये जो 5 लाख रुपए डूबे हैं उसके, दैट इज द संक कॉस्ट। ठीक है, ये क्या होंगे, ये संक कॉस्ट होंगे, जो डूब गई कॉस्ट। और हम कई बार क्या बोलते हैं, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट को भी हम इसके साथ रिलेट करते हैं। प्लीज रीड इट। संक कॉस्ट इज अ पास्ट अनरिकवरेबल कॉस्ट, क्योंकि जो डूब गया पैसा उसको कहाँ से रिकवर करेंगे, दैट शुड नॉट इफेक्ट करंट डिसीजंस। एग्जाम्पल, अ फर्म स्पेंड 5 lakh on R&D which failed, that 5 lakh is a sunk cost and should not influence whether the firm continues the project। अब आता है हमारा अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, जिसमें हम मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस को लिख रहे हैं। जब भी आप एक रजिस्टर बनाएंगे, उस रजिस्टर के अंदर आप क्या इंक्लूड करेंगे,
उस रजिस्टर के अंदर अब आप इंक्लूड करेंगे मॉनेटरी पेमेंट्स। मॉनेटरी कॉस्ट लिखते हैं ना, आप लिखते हैं कि इम्प्लिसिट कॉस्ट को तो आप उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे कि अगर मैंने, आप कहीं ये लिखेंगे कि क्या अगर मैंने ये रूम किसी को रेंट पे दिया होता है इतना पैसा मुझे मिलता, हम इसको नहीं लिखते। बेसिकली जब आप अकाउंटिंग कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हो तो आप सिर्फ क्या लिखते हो, एक्सप्लिसिट या आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो बुक्स के अंदर रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल की कॉस्ट पड़ी 50,000 को आप लिखेंगे, लेबर की कॉस्ट पड़ी, तो उस बेसिस पे आप टोटल करेंगे अकाउंटिंग कॉस्ट, आपकी पॉकेट से कितना निकला, 80,000 रुपीज निकले। नाउ इकोनॉमिक कॉस्ट, जब हम इकोनॉमिक कॉस्ट के बारे में बात करते हैं इट इंक्लूड बोथ द एक्सप्लिसिट एज वेल एज द इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब आप लोगों को अगर मैं पूछूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को इंक्लूड करती है? आंसर क्या होगा? आंसर होगा हाँ, इंक्लूड करती है। लाइक वाइज इकोनॉमिक कॉस्ट भी दोनों को इंक्लूड करती है। जैसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गया हमारा 80,000 जो हमने अभी एग्जाम्पल में लिखा, इम्प्लिसिट कॉस्ट इज 20,000, ओनर के अपने भी तो टाइम की वैल्यू है। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होगी, 1 लाख रुपी। क्लियर? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो आपको पता होने चाहिए कॉस्ट के अंदर, क्योंकि कल की क्लास में मैं आपसे लॉन्ग टर्म कॉस्ट और शॉर्ट टर्म कॉस्ट के बारे में बात करूंगी और फिर हम कॉस्ट का कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे। क्लियर? तो क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।